नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर विस्तार से चर्चा तो होती ही है, साथ ही हमारी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं को भी सुने और उनका समाधान किया जाए तुरंत लाइव, वो भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप अपने सवाल हम तक फ़ोन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे और हमारे विशेषज्ञ इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मोटे अनाज का पोषण सुरक्षा में योगदान और प्रति बूंद अधिक फसल। ये हमारे दो आज के विषय हैं। मोटे अनाज से किस तरीके से पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसकी भूमिका क्या है, और दूसरा विषय है प्रति बूंद किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है, यानी पानी की एक बूंद भी खेती में बर्बाद ना हो। तो इन दोनों विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो आप हम तक पहुँचाएँ। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061, यानी टोल फ्री, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपने सवाल, जब भी आप हमें कॉल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करें या फिर आप ईमेल करें, तो अपने सवाल और अपने नाम के साथ हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें hellokisan2015। ये हमारा gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। दो मेहमान हमारे साथ रहेंगे और डॉक्टर राम अधीन सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप उपायुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। आप हमें प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में बताएंगे, कैसे हमारे जो किसान हैं वो खेती में सिंचाई के पानी का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पानी की कोई बर्बादी ना हो और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा हो, उसे भी हम अचीव कर सकें। एक और हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर अमरीश सिरोही जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मैम, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप वैज्ञानिक हेड कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट चंपावत उत्तराखंड से हैं और आप बात करेंगे मोटे अनाज का पोषण सुरक्षा में क्या योगदान है, कैसे मोटा अनाज हमारे पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी कार्यक्रम में। तो दोनों विषयों के बारे में आप जान चुके हैं, टोल फ्री नंबर हमने आपको बता दिया है, ईमेल आईडी भी बताया है और साथ ही आप व्हाट्सएप से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी माध्यम को आप अपनाइए, बस ज़रूरत यह है कि आप अपने सवालों को हम तक पहुंचाएं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर रहे हैं, प्रति बूंद अधिक फसल, इससे कैसे हमारे किसान कनेक्ट हो सकते हैं? प्रति बूंद अधिक फसल एक हमारे प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई योजना हम किसानों को प्रदान करते हैं, जो भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार को मिला करके छोटे किसानों को हम 55% अनुदान देते हैं और जो दूसरे किसान हैं उनको हम 45% का अनुदान देते हैं। यह योजना हितकारी है, किसानों के लिए बहुत हितकारी है, क्योंकि पानी जो उपलब्ध हमारे देश में है उसका करीब 85% पानी जो है कृषि में उपयोग होता है। और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आजकल पानी और इसके संबंध में पानी की बचत की बहुत ज़रूरत है और इस ज़रूरत को समझते हुए प्रति बूंद अधिक फसल योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। प्रति बूंद अधिक फसल में पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी होती है और जो पानी बच जाता है उसको दूसरे किसानों को उस पानी का उपयोग में सहायता मिलती है। तो पानी को बचाने हेतु जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उस योजना को किसानों के प्रति भारत सरकार समर्पित है और इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ
से कई प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान समझे कि पानी को बचाना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब हम पानी को बचाने की बात करते हैं, उसके उचित इस्तेमाल की बात करते हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि जल है तो कल है, और यही बात कृषि में भी लागू होती है। चलिए, सबसे पहले आज का जो हमारा ये विषय है, यानी प्रति बूंद कैसे अधिक फसल हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सरकार शुरुआत से ही कृषि में जल उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए सरकार ने देश के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना लागू की थी। इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत में सिंचाई करने पर जोर दिया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। बता दें कि 2015-16 से अब तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि प्रति बूंद अधिक फसल से पहले के 8 वर्षों के दौरान कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इतना ही नहीं, साल 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अलावा सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा देना है। सूक्ष्म सिंचाई कोष के प्रारंभिक कोष को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए एक बजट घोषणा की गई है। तो भाई, आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे माइक्रो इरिगेशन को काफ़ी हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, इस पर अनुदान दिए जा रहे हैं, हमारे किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी बताई जा रही है, दी जा रही है, ताकि वो इन अलग अलग जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर पानी की बचत कर सकें, और कौन कौन सी फसलों में कौन सी तकनीक का या फिर कौन से तरीके का इस्तेमाल किसानों के लिए करना उचित रहेगा, इस पर भी हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी किस तरीके से हमारे किसान मोटे अनाज को प्राथमिकता दें, क्योंकि आज के समय की ये मांग है। सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि मोटे अनाज का रकबा बढ़े, क्योंकि इससे हमारा जो पोषण है, जो पोषण सुरक्षा है, वो सुनिश्चित होती है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें एक तरीके का हम पावर हाउस कहें तो गलत नहीं होगा। तो आइए इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ मैम अमरेश जी हैं। मैम, जैसे कि हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, अभी तक जब हम पोषण की बात करते थे तो दूध, दही, घी, फल, सब्जियों की चर्चा होती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार ने जब से इसे एक मिशन बनाया है, लोग इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और मोटे अनाज की चर्चा हो रही है। मोटे अनाज को लेकर हमारी एक बार फिर से सोच बदली है और इससे हम समझ रहे हैं कि भोजन में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। कैसे इससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? जैसा कि मोटे अनाज अभी हम लोग इस साल 2023 को के मिलेट ईयर्स के रूप में भी मना रहे हैं। जी जी। और मोटे अनाज होते क्या है, मिलेट्स क्या है, एक छोटे साइज का दाना होता है मिलेट्स। और हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो मोटा अनाज पाया जाता है, मुख्यतः होता है जवार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, ये हमारे मुख्य मोटे अनाज हैं। और ये अगर इन अनाज की हम बात करें तो पहले, हालांकि गत वर्ष में हम लोगों का ये जो है पारंपरिक फसल थी और पहले हम इसको अपने भोजन में इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि इस फसल को की कीमत की वजह से और जो है खाने में इसकी मतलब प्रेफरेंस तो थोड़ा सा अलग हो गई, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी मोटे अनाजों की टफ है, इतना इजी नहीं है। इसकी मिलिंग और इसकी पॉपिंग आप जब करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है जी। तो इसको खाने में इसकी प्रेफरेंस को कम होना, इसका बाकी फसलों के कंपैरेटिवली जो है इसकी कीमत का कम मिलना, इस वजह से हमारे जो है फसल क्रॉपिंग सिस्टम में, फसल अपने सिस्टम में
इसका एरिया श्रिंक हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, हम अपने फसल सिस्टम में भी बात करते हैं, तो ये फसल वातावरण की बात करते हैं टोटली रेन फेड है, यानी कि हम वर्षा आधारित हैं। जहां पे कम वर्षा होती है वहां पर इन फसलों को उगाया जा सकता है जी। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं सब में सूखे को सहन करने की शक्ति है और इनमें कोई बीमारी और कोई भी जो है कीटों की से ग्रसित नहीं होते हैं, कोई भी उनका अटैक हमला नहीं आता है। तो ये फसल मोटे अनाज जो हैं कीटों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं जी, यानी कुल मिला जी। और अगर बात करें तो पौष्टिक के महत्व की बात करें, ये मोटे अनाज जो हैं ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके धनी स्रोत हैं। प्रोटीन इन मोटे अनाज में बहुत ज्यादा मिलता है। कैल्शियम, जैसे हम मंडवा की बात करते हैं तो मंडवा तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा कैल्शियम मंडवा में होता है, रागी जो होता है ना, उसका धनी स्रोत है। फिर इनमें कुछ मिनरल्स होते हैं, आयरन है, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये मिनरल्स जो है इन मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। खाद्य जो रेशा होता है उसके धनी स्रोत हैं ये सारे मोटे अनाज जी। तो इतना मतलब इतने, और इन्हें इसीलिए न्यूट्री सीरियल भी बोला है ना, पौष्टिक अनाज। तो हमारी अगर पौष्टिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, हम अपने भोजन में इन्हें सम्मिलित करें, ये मोटे अनाजों को। ये खाद्य रेशों की वजह से, और एक और इनकी एक और जो गुण होता है मोटे अनाज में, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मींस ये ग्लूकोज को रिलीज करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक। जी बिल्कुल। तो जिनको मधुमेह की समस्या है या फिर जो वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये कई बार बहुत फायदेमंद रहता है। बिल्कुल। तो चलिए आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ये साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे हमें पोषण सुरक्षा मिलती है। इन पोषक अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदू, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल हैं। बता दें कि भारत में करीब 12.68 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 16.9 मिलियन टन पौष्टिक अनाज धान्य का उत्पादन होता है, जो कि राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 6% योगदान करता है। पोषण की बात करें तो मोटे अनाज चावल जैसे महीन अनाज की तुलना में ज्यादा पौष्टिक होते हैं। मोटे अनाजों में प्रोटीन प्रमुख व सूक्ष्म पोषक तत्व व रेशे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाजों में ग्लूटेन नहीं होता। बाजरे की बात करें तो बाजरे में वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं ज्वार कैलोरी, प्रोटीन, आयरन और जिंक का एक सस्ता स्रोत है। रागी में कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है तो अन्य मोटे अनाज फास्फोरस और आयरन के अच्छे स्रोत हैं। कम आय वर्ग के लोगों, ग्रामीण समुदाय और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए मोटे अनाज पोषण सुरक्षा का सबसे सस्ता और अच्छा जरिया है। सेहत की दृष्टि से देखें तो मोटा अनाज मोटापा कम करने के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक है। मोटा अनाज कुपोषण से लड़ने में भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन से भी समृद्ध होते हैं। देखा आपने कि मोटे अनाज के कितने लाभ हैं। एक तो खास तौर पर जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा पोषण सुरक्षा को ये सुनिश्चित करता है क्योंकि इन्हें हम कह सकते हैं कि अपने आप में पोषण से भरपूर होते हैं और जिन पोषक तत्वों की पूर्ति कई बार बहुत सारे ऐसे चीज़ों को का सेवन करके भी नहीं होता, वहाँ मोटे अनाज की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ एक दर्शक है, विकास है, जिन्होंने गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं कॉल किया है। जी विकास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? पहले टेलीविजन का। हेलो विकास जी, आप सुन रहे हैं मुझे?
हाँ जी मैम, हाँ जी। जी, पहले आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल अपना पूरा कीजिए, फिर आप जवाब के लिए वापस से आवाज़ कर सकते हैं। जी मैम, मुझे ये जानकारी चाहिए बताएं। कि मुझे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कैसे अप्लाई करूँ, कहाँ से अप्लाई करूँ? ड्रिप इरिगेशन लगवाना चाहते हैं और कहाँ इसके लिए आप संपर्क करें, ये सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरे ठीक है सर, ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के लिए राज्य गोंडा सरकार से हैं ये हमारे दर्शक। यहाँ ड्रिप इरिगेशन को अप्लाई करने के लिए अपने डिप्टी डायरेक्टर जो आपके हैं राज्य में, उनसे संपर्क करके आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली हर एक राज्य में इसका पोर्टल है, उस पोर्टल के उपयोग करके आप डायरेक्ट जो है उस पोर्टल पर अपना भर सकते हैं। पोर्टल में अब भरने के बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपके कृषि विभाग आपको राज्य में संपर्क करके आपको ड्रिप इरिगेशन आपको प्रोवाइड करेगा। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक विकास जो गोंडा से थे वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से वो ड्रिप इरिगेशन प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तकनीक क्या है, कहाँ इसके लिए संपर्क करें। तो अच्छा लगता है जब हम इस तरह के विषय कार्यक्रम में लेकर आते हैं और आप किसानों की तरफ से में भी रुचि देखने को मिलती है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी दोनों ही विषयों पर हम विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपके सवाल भी हम लेंगे। अपनी कॉल्स, ईमेल और व्हाट्सएप आप हम तक भेजते रहें। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे किसान प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना क्या है, कैसे सरकार इसको काफी प्रोत्साहित करे और किसान इसे कैसे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा हमारा विषय है कि कैसे हम मोटे अनाज से अपनी पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी मोटा अनाज क्यों बहुत उपयोगी है, क्यों इसे हमारी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है और इस वर्ष को हम मिलेट वर्ष के तौर पर भी मना रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि मोटा अनाज कितना लाभदायक है और कैसे इसे हम पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर, ईमेल पता और व्हाट्सएप नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप वहां से नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। विपिन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सागर से फोन किया है। आइए बात करते हैं विपिन जी से। विपिन जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी।
जी मेरा सवाल है मैं मोटे अनाजों को लेके कि जो लोग इसको अपने जीवन में पूरी तरह से डालना चाहते हैं, मतलब नाश्ते में या फिर लंच में या डिनर में, तो खाने पीने में पूरी तरह से प्रयोग करना चाहते हैं हर चीज का, तो लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इन चीजों में किस चीज का क्या बनता है, किसका नाश्ता बनाए, किसमें डिनर, क्या लंच, तो इसके बारे में सीखे कहाँ से, जाने कहाँ से कि बाजरे का, रागी का, मक्का या जो भी चीजें होती हैं सभी चीजों को हम क्या कब कैसे यूज करना चाहिए और कब कौन सी चीज किस चीज की बनती है, तो कहाँ से सीखें और कैसे जाने, इसके बारे में जाने। बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हमारे साथ मैम है फोन लाइन पर। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? अमरीश जी? बिल्कुल मैम, सुन पा रहे हैं जी। विपिन जी का जी। विपिन जी, आप किस जिले से हैं? ये सागर मध्य प्रदेश से है मैम। सागर मध्य प्रदेश से जी। वैसे तो यहाँ पे हम आपको कुछ भोज्य पदार्थ बताएंगे कि इसमें क्या क्या बना सकते हैं, लेकिन डिटेल, क्योंकि ये 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है जी, और सब कृषि विज्ञान केंद्र इस 2023 मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, मोटे अनाज पे। और हर कृषि विज्ञान के पास ये जानकारी होती है कि मिलेट से, मोटे अनाज से क्या क्या भोज्य पदार्थ बना सकते हैं, क्या क्या रेसिपीज होती हैं और कैसे उसे अपने भोजन में या डाइट में सम्मिलित कर। जी जी। तो बहुत डिटेल जानकारी लेने के लिए आप अपने कृषि विज्ञान, अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और वैसे थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मिलेट्स हैं, मध्य प्रदेश में भी मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो मिलेट्स का जैसे हमारा पारंपरिक तरीका भी है कि बायो फर्टिफिकेशन, हम जो है अनाजों को मिश्रित कर करके खाना बनाते हैं, है ना, मिश्रित अनाज जो होता है। तो आप जो भी नाश्ते में गेहूं का आटा जहां इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप रागी का आटा इस्तेमाल करिए, उसके साथ मिक्स करके आप शुरुआत कर सकते हैं 70 और 30% के अनुपात में। यानी कि 70% जो आप अभी गेहूं का आटा लेते हैं वो रखिए और 30% उसमें आप रागी का आटा मिक्स कर लीजिए। और फिर जो भी आपकी अपनी पारंपरिक जो भी भोजन है जो बनाते हैं वो इससे बनाइए। फिर जैसे जैसे आपका उसमें कहते हैं ना कि एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपका स्वाद बन जाएगा, तो आप रागी का अनुपात बढ़ाते जाइए। आप 50-50% के अनुपात पर अच्छे भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। जी। जैसे आप पराठा बनाते हैं गेहूं के आटे का, उसमें आप रागी का आटा मिक्स करिए, थोड़ी अगर सीजन में है मेथी मिला लीजिए, इसमें हरी मेथी जो होती है, मेथी के पत्ते, और फिर उसका पराठा बनाइए। तो आपको गेहूं के साथ मिक्स करके वो बनाना है। ऐसे ही आप जहाँ चावल इस्तेमाल करते हैं, वहां पे सावा का जो चावल होता है, जिसे कि कुछ जगह पे झंगूरा भी बोला जाता है, मादिरा बोलते हैं, वो सावा का चावल इस्तेमाल करिए। तो आप जैसे खिचड़ी बनाते हैं दाल के साथ मिक्स करके, तो वहां पे धान वाला चावल ना लेकर के, नॉर्मल चावल ना लेके आप सावा का चावल इस्तेमाल करिए। या तहरी बनाइए, सब्जी को मिक्स करके जो पुलाव या तहरी बनाते हैं, तो वो सावा के चावल से तहरी बनाइए। ऐसे ही सावा के चावल से खीर बहुत टेस्टी बनती है। तो खीर जब बनाते हैं आप, गेहूं वो धान का चावल इस्तेमाल ना करके सावा का चावल इस्तेमाल जी जी। तो ये इस तरह से आप मिक्स करके पहले इसे शुरुआत करिए, मिक्स करके, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया है और हम गेहूं और धान पर आ गए हैं, तो हमारा टेस्ट वही डेवलप्ड है। जी। तो हम धीरे धीरे इधर आना होगा, मोटे अनाज पे मिक्स करके अच्छा आने का एक अच्छा तरीका है, जरिया है जी। तो आप तरह से अपने मिक्स करके आटे में और चावल में इनकी तरफ आइए। जैसे बिल्कुल, और देखिए आजकल मल्टीग्रेन आटे का भी काफी प्रचलन है। मल्टीग्रेन आटा बने बनाए आपको पैकेट मिल जाते हैं इसके बाजार से। सतीश तिवारी है एक दर्शक जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए उनका भी सवाल लेते हैं। सतीश जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं सतीश तिवारी। जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार मैम, निवेदन ये था कि जैसे मोटे अनाज का उत्पादन में निमाड़ जोन से हूँ, खरगोन जिले से जी। काफी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ किसान मक्का के और ज्वार के उत्पादक हैं। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रसंस्करण कार्यक्रम ऐसे चलाए जाए कि इन अनाजों का सही उपयोग और ऊंचे पैमाने पे भाव मिल सके, इस संबंध में हो। अच्छा,
जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इन अनाजों को या तो सीधे खरीद के बाहर भेजा जा रहा है और हमारे थोक में अनाज खरीदे जाते हैं। मैंने अभी 20 हेक्टेयर का मक्का का पंजीयन कर रखा है सर। इतनी गिरदावरी मैं दे चुका हूँ और इतना मक्का लगा है, और मेरे क्षेत्र में काफी मात्रा में मोटे अनाज होते हैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। जी। मंडी के आंकड़े देख सकते हैं आप खरगोन मंडी पे। तो क्यों ना गवर्नमेंट कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे ऐसे चलाए जिनसे प्रोसेसिंग यूनिट जैसे ढाबे, होटल्स या इनमें इनके अच्छे उत्पाद जैसे मेट्रो बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ एक और सवाल पहले भी आया था आपके, आप जो बात कह रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल था। तो फिर से हम मैम के पास चलते हैं। अमरीश जी, क्या बताना चाहेंगे मैम? जैसे कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों जिससे किसानों को ये पता चल सके कि कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, शायद इनका यही कहना है, ताकि उन्हें मोटे अनाज के अच्छे भाव प्राप्त हो सके। एक तो प्रोसेसिंग हुआ जिसमें कंज्यूमर के लिए वो आसान हो जाए किस तरीके से उसे अपने भोजन में शामिल करें, और दूसरा अगर हम किसान के नज़रिए से बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो मूल्य संवर्धन करना जाने इस तरह के मोटे अनाजों का। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन के लिए बहुत प्रोग्राम कृषि विभाग भी आयोजित कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो आपको जरूरत है अपने कृषि विभाग से संपर्क करने की। आप कृषि विभाग में संपर्क करिए, कृषि विज्ञान केंद्र, ये दो विभाग, तो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग दोनों इस साल मोटे अनाज पर बहुत काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने इसका प्रोसेसिंग के लिए पूछा है, प्रोसेसिंग के लिए भी काफी मशीनरी इसके लिए डेवलप हुई है, क्योंकि मोटे अनाज की प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल है। इसमें जो है बहुत ड्रजरी लगती है मोटे अनाज की प्रोसेसिंग में। तो कुछ मशीन्स डेवलप की गई हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए, और इवन छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैं क्योंकि केवी के चंपावत उत्तराखंड से हूँ, तो छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की जा रही है और उसमें काफी सब्सिडीज भी गवर्नमेंट से मिलती है। वैल्यू एडिशन पे कार्यक्रम हो रहे हैं, वैल्यू एडिशन रेसिपीज डेवलप करके हमारे माध्यम से, और आगे हम उसे डिसेमिनेट करते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तो मेनली किसानों के लिए ही काम करता है। तो ये सब चीजों पे काम किया जा रहा है। और इवन अगर कीमत की बात करें तो अब गवर्नमेंट ने मोटे अनाजों का एमएसपी भी निर्धारित किया है। हमारे उत्तराखंड में अभी रागी का जो इससे पहले 10 से 12 किलो के हिसाब से रेट मिलता था, इस बार उसको 37 रुपया 50 पैसे का रेट निर्धारण हुआ जी, है ना। रेट निर्धारण में एमएसपी पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है इसमें, और काफी स्कीम्स इसके लिए आगे आ रही हैं, प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और इसे भोज्य पदार्थों में सम्मिलित किया जा सके। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन शायद अभी भी अवेयरनेस और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि किसान, जैसे हमारे दर्शक थे सतीश जी और उससे पहले विपिन भी थे सागर से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। बाज़ार तो इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन किस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए जो कि बाज़ार के अनुरूप हो या फिर उपभोक्ता के अनुरूप हो जो उसको चाहिए। तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर आपके भी कोई सवाल है, दर्शक ज़रूर हमें कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, जो भी माध्यम आपके लिए सुगम हो उस माध्यम का आप चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति बूंद अधिक फसल की। तो सर, जैसे कि हमारे दर्शक यही जानना चाह रहे थे कि अगर वो सबसे पहले तो ये कि इस पूरी योजना के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिसमें हम पानी की बचत कर सकते हैं? प्रति बूंद अधिक फसल में दो तरह की संरचनाएं हैं। एक टपक सिंचाई योजना कहते हैं, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और दूसरा जो है हम जो देते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसे स्प्रिंकलर करके फव्वारा सिंचाई योजना है। तो दो तरह के हम देते हैं। और तीसरा, कुछ अगर किसी किसान के पास या ग्रुप फार्मर्स के पास अगर जो है तालाब या किसी तरह का पानी का साधन नहीं है, तो उस पानी के साधन को बनाने के लिए भी हम जो है कुछ सब्सिडी देते हैं। तो प्रति बूंद अधिक फसल का जो ड्रिप इरिगेशन जो कहलाता है, टपक सिंचाई योजना, जो टपक सिंचाई जो बूंद बूंद टपकता है, इसलिए इसे टपक सिंचाई योजना कहते हैं। इस सिंचाई के जो लागू होता है जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स में स्पेसिंग जहाँ पर ज़्यादा होता है,
तो क्योंकि ये थोड़ा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम महंगा होता है और किसान अफोर्ड नहीं कर पाते सब क्रॉप्स के लिए, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन जो है आपका हार्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी और सब्जी की खेती में उपयोग किया जाता है। जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फव्वारा के थ्रू जो सिंचाई करते हैं वो आपको किसी भी तरह धान है, गेहूं है या किसी में आता चना है, मटर है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये फव्वारा के रूप में काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरह से आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम महंगा है तो हम जो है सघन जो खेती है, सघन जिसमें सघनता ज़्यादा है, उसमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग हम नहीं करते हैं, उसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन दोनों के लिए भारत सरकार से आपको सब्सिडी मिल रही है, उसका उपयोग किसान भाई उसका उपयोग करें और उस उपयोग से करके आप पानी की बचत करें, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जी, नेमुद्दीन एक दर्शक है झांसी से, इन्होंने में कॉल किया है, आइए उनका भी सवाल ले लेते हैं। नेमुद्दीन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। निवेदन मेरा ये है, बुंदेलखंड में हमारे झांसी में बालुई मिट्टी है और पानी जो है कम से कम 6 और 8 बार पानी लगाना पड़ता है, तब यदि उसमें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये पानी का तो बहुत अभाव भी है, तो क्या ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर से ये पूर्ति हो जाएगी? उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ बुंदेलखंड झांसी में? धन्यवाद। जी धन्यवाद नेमुद्दीन जी, अच्छा सवाल है आपका। जी सर। नेमुद्दीन जी, ड्रिप इरिगेशन और ये जो आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ही है पानी के बचत के लिए, और चाहे किसी तरह की मिट्टी हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पैदावार बढ़ेगा, न कि पैदावार घटेगा। ये जो किसानों का परसेप्शन है कि पैदावार हमको कम पानी देने से पैदावार जो है घटेगा, ऐसा नहीं है, पैदावार भी बढ़ता है, खाद की भी बचत होती है, लेबर का भी बचत होता है। तो ये बहुत बढ़िया ये तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने खेतों में और आपका पैदावार घटने की बजाय बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल। और देखिए यही कई बार आशंका होती है हमारे किसानों के मन में कि जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि पूरा खेत पानी से लबालब भर जाए, वो जो हम कहते हैं कि फ्लड इरिगेशन, तब तक उनको मन में संतुष्टि नहीं मिलती कि वाकई में सिंचाई जितनी होनी चाहिए थी हुई कि नहीं। लेकिन ये पानी की बर्बादी है। जब आप स्प्रिंकलर विधि का इस्तेमाल करते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उतना ही पानी पहुंचता है जितना पहुंचना चाहिए, जितनी आवश्यकता है। बाकी का पानी तो देखिए अगर आप फ्लड इरिगेशन करेंगे यानी खुला पानी लगाएंगे तो बर्बाद जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो उसमें उसी पानी की बचत होती है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान। और आइए इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजेश नेमा जी हैं जिन्होंने हमें फोन लगाया है, आइए उनका सवाल लेते हैं। राजेश जी बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। इससे बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज कार्यक्रम है। जी धन्यवाद। मैं बधाई देता हूँ और मैं राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये टपक सिंचाई के अंतर्गत गेहूं की फसल में अधिकतम कितनी देर तक सिंचाई करना चाहिए? अच्छा, आप गेहूं की फसल टपक सिंचाई से करना चाहते हैं? जी जी।
ठीक है सर, जैसे हम अक्सर होता है ना कि इतनी सिंचाई लगेगी कौन सी फसल में, तो उसी के हिसाब से शायद ये जानना चाह रहे हैं। और क्या गेहूं की फसल में टपक सिंचाई गेहूं की फसल में टपक सिंचाई का हम सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत कास्ट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि टपक सिंचाई में बूंद बूंद जो है वो जड़ के पास टपकता है। और टपक सिंचाई का योजना जो होता है आपका जो है आपको लेटरल पाइप्स होते हैं, वो लेटरल पाइप्स बहुत पास लगाने पड़ेंगे, और आपको जो है सिस्टम को बहुत देर तक ऑपरेट करना पड़ेगा, वो बहुत कास्टली, ऑपरेशन भी कास्टली होगा। आप जो है गेहूं की फसल में स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करें, जो कि गेहूं और धान जैसे फसलों के लिए, गेहूं जो सघन फसलें हैं उनके लिए बना हुआ है। तो आप जो है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टपक सिंचाई गेहूं की फसल में उपयोग करें। आप जो है केवल स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करें। स्प्रिंकलर इरिगेशन के में समान रूप से जितना ड्रिप इरिगेशन में आपको सब्सिडी मिलता है, उसी रेशियो में आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी सब्सिडी मिलता है। तो आप उसका सदुपयोग करें ज़्यादा, क्योंकि उसमें 55 और 45 का रेशियो होता है। 55% गवर्नमेंट देती है, 45% जो है किसान खुद लगाना चाहता है। तो ज़्यादा कास्ट अगर होगा तो किसान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। और ड्रिप इरिगेशन जो है आपको गेहूं की फसल में सजेस्ट मैं नहीं करूँगा जी। लेकिन जैसे सिंचाई के बारे में जानना चाह रहे थे, तो सर वहाँ पर आप कहते हैं कि टपक सिंचाई ना ही लें। जैसे आपने पहले भी बताया कि जो सघन फसलें हैं उसमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, खासतौर पर बागवानी से जुड़ी जो फसलें हैं यानी फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें टपक सिंचाई ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसमें? उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें? स्प्रिंकलर में मतलब जैसे आमतौर पर जितनी सिंचाइयाँ लगाते हैं उसी के अनुसार ही उसको काउंट करके चलें। दो तरह के पोर्टेबल स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है और एक फिक्स स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है। लेकिन पोर्टेबल मतलब आज के समय में चूँकि गेहूं की फसल जो है 4 महीने के आसपास की होती है, तो आपको हर बार जब खेत की जुताई वगैरह करना पड़ता है, तो आपको पोर्टेबल जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है और डिप स्प्रिंकलर इरिगेशन का आप जैसे सब्जी की खेती में भी उपयोग करते हैं, तो आप से ये अनुरोध है कि आप जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ही गेहूं की सिंचाई में उपयोग करें। पानी की बचत उसमें भी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में भी होता है। और आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो है ड्रिप इरिगेशन आप गेहूं की फसल में ना लगाएं। ये हमारा सजेशन है जी। कैलाश प्रजापति उज्जैन से हमारे दर्शक हैं, आइए उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो कैलाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार कैलाश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चल रही है ताकि पानी का कम उपयोग, सभी समस्या समाधान हो पानी के लिए? कैलाश जी, इसी पर ही हम बात करें, आज पूरा विषय ही यही रहा है। लेकिन ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसमें मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो सब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पानी के बचत के लिए जो मेजर स्कीम है, जो मुख्य योजना है, वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल की योजना है। और साथ में आप अगर पानी को बचाना चाहते हैं और पानी का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो कमांड एरिया में जैसे नहरी क्षेत्र हैं, उस नहरी क्षेत्र में प्रेशर पाइप्ड इरिगेशन सिस्टम भी सरकार उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आप जो ओपन चैनल से जिस नालियों से पानी ले जाते हैं, उसमें सीपेज लॉस होता है, उसमें इवेपोरेशन लॉस होता है। तो उस सारे लॉस को रोकने के लिए आप जो है ना ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करें। या अगर आप के पास सिस्टम का नहीं है, तो आप पाइप नेटवर्क के थ्रू आप इरिगेशन अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि कन्वेंस लॉस जो है, पानी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो पानी का लॉस होता है, वो लॉस को आप रोक सकते हैं। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है मैम, ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने नामदेव जी हैं और ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लातूर से है ये, यहाँ पर अगर वो मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं तो कहाँ से इसके सीड मिल सकते हैं, यानी बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? महाराष्ट्र से दर्शक हैं ये। मोटे अनाज के लिए महाराष्ट्र में रागी, सावा, पोनी, कुटकी ये उगा सकते हैं महाराष्ट्र में। इसकी सीड के लिए तो आप अपने कृषि विभाग से संपर्क करिए, कृषि विभाग आपको बताएगा। कृषि विभाग इस पे सब्सिडी भी मिलती है।
कृषि विभाग। जी मैम, जैसे आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि इस साथ साथ ये भी बताते चलें कि किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कृषि विभाग में इसके ऊपर सब्सिडी वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अपने राज्य के कृषि विभाग में संपर्क करेंगे, वहाँ वो बताएंगे। और कुछ कृषि विभाग के द्वारा इस पे जो है निःशुल्क प्रदर्शन भी लगाए जाते हैं किसानों के यहाँ पे। जी। तो उसमें कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बीज उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को, और उनके जो एग्रीकल्चर जितने भी उसमें इनपुट होंगे, हालांकि मोटे अनाजों में कोई भी इनपुट नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें दवाई और खाद की जरूरत नहीं होती ज्यादा, है ना। तो बीज अच्छी वैरायटी की जो वहां के क्लाइमेट के लिए सुटेबल हैं, जो महाराष्ट्र का क्लाइमेट होगा उसके लिए बीज देंगे। किसानों के यहाँ ट्रायल लगाए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स लेते हैं और फिर बाकी किसानों के साथ वो शेयर करके प्रदर्शनों के रिजल्ट वो उसको आगे डिसेमिनेट करते हैं। जी। तो ये अपने राज्य की, अपने जिले के कृषि विभाग से मिले। ब्लॉक स्तर पे भी होता है, ब्लॉक स्तर कृषि विभाग की टीम होती है, एग्रीकल्चर की ब्लॉक टीम जो होती है, वहां पे संपर्क करें और उनसे कि इनके इस राज्य में कौन कौन से मोटे अनाज ये उगा सकते हैं और कौन सी प्रजाति, किस बीज की कौन सी प्रजाति वहां के लिए सुटेबल होगी, वो इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। जी प्रशांत जी, मैम एक और दर्शक इनका भी सवाल लेते हैं, जहाँ तक मोटे अनाज से जुड़ा ही सवाल इनका है और अजमेर राजस्थान से इन्होंने हमें ये कॉल किया है। प्रशांत जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, ये 23 मिनट की और 300 बोलते हैं। प्रशांत जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, आप थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं, दोहराइए। नेटवर्क में हूँ मैम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे नूडल्स इससे बनते हैं मिलेट्स के, जवार रागी बाजरा इनसे, तो इनकी परफेक्ट ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? ट्रेनिंग के बारे में पूछ मोटे अनाज का आप जानना चाहते हैं कि इससे प्रसंस्करण कैसे करें, और शायद आप बिस्किट के बारे में जानना चाहते हैं ना, कैसे बिस्किट बनाए इससे, नूडल्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी मैम, आपने नूडल्स के बारे में पूछा है प्रशांत जी। फोन कट गया मैम। अच्छा, ये नूडल्स के लिए भी राजस्थान में भी जो इनका एग्रीकल्चर वो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे संपर्क करें। नूडल्स बनते हैं रागी के, रागी जो होता है मंडवे का आटा, और बाजरे का भी इवन। नूडल्स में क्या होता है, नूडल्स बनते मैदे के और आटे के हैं ना, तो मिक्स करके बाजरे का आटा उसमें एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके 70 और 30 के अनुपात में मिक्स करके नूडल्स बनाए जाते हैं। अगर आप घरेलू स्तर पे बनाना चाहते हैं तो हम हाथ से भी छोटे वाले जो सिवई हम हाथ से बनाती हैं महिलाएं घरों में जी, वो वाली सिवई बना सकते हैं, इसका आटा मिक्स करके, बाजरे का और गेहूं का आटा मिक्स करके। और अगर कमर्शियल उस पे कोई स्मॉल स्केल यूनिट लगाना चाहते हैं तो फिर आपका नूडल्स बनाने के लिए मशीन आती है, जो प्रेसिंग मशीन होती है, उससे हम नूडल्स बना सकते हैं जो प्रॉपर नूडल्स। जी बिल्कुल। और देखिए आजकल बहुत सारे विकल्प हैं, आप मोटे अनाज से पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, कुकीज़, बिस्किट, जो भी आप सोचिए, पास्ता, सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन बस आवश्यकता ये है कि आप सही तरीके से इसका प्रसंस्करण करें और इसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। भारत सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहाँ पर किसानों को खास तौर पर इसी को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। सर अब हम बात कर लेते हैं प्रति बूंद अधिक अनाज की। तो इसमें जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि उर्वरक देना भी इनसे आसान हो जाता है और उसकी भी बचत होती है, ये कैसे करते हैं? हाँ, प्रति बूंद अधिक फसल में जो ड्रिप इरिगेशन का फर्टिगेशन है वो साथ में एक डिवाइस लगता है और उस डिवाइस के थ्रू आप लिक्विड फर्टिलाइजर, आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया भी चल रहा है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर आसानी से उपलब्ध है मार्केट में। तो लिक्विड फर्टिलाइजर से तो उसमें आपका फर्टिलाइजर नुकसान नहीं होता है। अब जब छिड़काव विधि से जब आप उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा उर्वरक नुकसान होता है और वो ज़्यादा उर्वरक लगता है। लेकिन टपक सिंचाई योजना के अंतर्गत उस डिवाइस को लगा करके, वेंचुरी कहलाता है बेसिकली, उसका इस्तेमाल करके आप जो है डायरेक्ट पौधे की जड़ में
आप जितना मतलब उर्वरक की ज़रूरत है उतना उर्वरक आप दे सकते हैं। तो फर्टिगेशन भी, डायरेक्ट फर्टिगेशन सिंचाई के साथ साथ आपका फर्टिगेशन भी साथ में हो जाता है। जो भी खाद है वो सीधे फसल के जड़ों में पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं इस तरह की सिंचाई की तकनीक से, कैसे आप प्रति बूंद ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। एक तो फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है, समय की बचत होती है, और साथ ही आप जब इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसे बचाकर ही हमें चलना होगा। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो आपको बता दें कि अभी भी थोड़ा समय बाकी है। हम आपके सवाल अवश्य लेंगे। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल के माध्यम से अपने सवाल पहुंचाएं। विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात करें कैसे मोटे अनाज से पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके अलावा प्रति बूंद अधिक फसल, कैसे इस मकसद को अचीव किया जाए, इस मकसद को पूरा किया जाए कृषि में। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे हम मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर देख रहे हैं कि काफ़ी रुझान है किसानों में, और शायद इसमें जानकारी का अभाव भी है, इसीलिए इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मोटे अनाज के प्रसंस्करण या फिर जो मूल्य संवर्धन की बात करें, अलग अलग उत्पाद जिससे बनाए जा रहे हैं, इससे जुड़ी और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए हमारे किसानों को और जागरूक रहने की आवश्यकता है, या फिर जो उन्हें जानना महत्वपूर्ण है? देखिए, मोटे अनाज की हम बात करते हैं तो मोटे अनाज, जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, इनसे बिस्किट, नमकीन, पास्ता, नूडल्स, दलिया, माल्ट, ये सब चीजें बनाई जा रही हैं। आज के टाइम में हमारे यहाँ पे ये सब चीजें बन रही हैं, और इवन इनके प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और ग्रामीण महिलाएं उनमें काफी रुचि भी रखती हैं। जी, अभी जैसे हम ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं, तो एक भारत सरकार की तरफ से ही एक मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रामीण स्तर पर। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इसे पहले भी अपने प्राचीन काल से मोटे अनाज खाते आ रहे हैं, कि जो हमारी परंपरा है मोटे अनाजों की, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करें। तो हमने अपने यहाँ छोटा सा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फार्मर्स किसान भाइयों के लिए अच्छा होगा, थोड़ा सा सीखेंगे। कि हमने वो रेसिपी कॉन्टेस्ट यहाँ पे कराया, तो ग्रामीण महिलाएं जो रेसिपीज बना के लाई, जो कि वो पहले बनाते थे, केवल बस उनको मोटिवेट करना हुआ कि आप एक रेसिपी कॉन्टेस्ट है, आपको यहाँ पे इनाम दिया जाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको इनाम दिया गया बुला करके, और आप अपनी पुरानी जो रेसिपीज हैं वो बना के लाइए। तो वो झिंगुरा से, कोनी से, इसे रागी से इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बना के लेके आई है, पूरी थाली। जी जी, कि रोटी जो है किस सब्जी के साथ, क्या कॉम्बिनेशन हमारा पहले हम इस्तेमाल करते थे। तो मूल्यवर्धन तो हम मोटे अनाजों में कर ही रहे हैं। मूल्यवर्धन करके हम अपने आज की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है कि हमारे जो पुराना तरीका है, जो हमारे पुराने भोज्य पदार्थ हैं, उनको भी पुनर्जीवित करें।
उन प्रैक्टिस अपनी जो नई जनरेशन है उनको उनसे अवगत कराएं कि ये खाना हम पहले खाते थे, मोटे अनाज का ये भोज्य पदार्थ बनते थे और इन्हें हम लेते थे। एक्चुअली में क्या है, हमने जो इसको छोड़ा है, मोटे अनाजों का उपयोग हमने भोजन में कम किया है, वो केवल जानकारी के अभाव के कारण हुआ। जी जी। अगर हम अपनी नई जनरेशन को बच्चों को ये बताएं कि ये कितने पौष्टिक होते हैं, इनमें विटामिन हैं, ये मिनरल्स के रिच सोर्स हैं, इनमें प्रोटीन है, अच्छी हाई कंसंट्रेशन में अमीनो एसिड्स हैं, तो वो समझते हैं। पहले जो है एक अगर मंडवा की बात करी जाए रागी की, तो उसको ये कह के बच्चे नहीं खाते कि ये काला होता है। लेकिन अगर उन्हें इस तरह से कन्विंस करे कि काली तो चॉकलेट भी होती है, चॉकलेट बच्चे खाते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे और वो खाएंगे। और खाने के लिए हम इस्तेमाल यही अपने पारंपरिक भोजन प्लस वैल्यू एडिशन करके जो नए नए भोज्य पदार्थ हमने बनाए। पास्ता में क्या होता है, मैदा इस्तेमाल होता है जी। तो मैदे के साथ अगर हम बाजरे का आटा, रागी का आटा ये मिक्स करके पास्ता बनाएं तो पौष्टिक तो होगा ही और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है क्योंकि वो क्रिस्प बनता है। जी जी जी। ऐसे ये तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हो गए जो कि हम एक कुछ स्मॉल यूनिट बना करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम घरेलू स्तर पर अपने भोज्य पदार्थों में इन मोटे अनाजों को कैसे इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल। तो वहां से हमारी शुरुआत होगी। प्रोसेस फूड में जाकर के वहां पे हर ग्रामीण स्तर पर अगर हम ले तो उनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और जो आपने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया कि जब इस तरह का एक कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई, तो जो पुराने टाइम पे हमारे यहाँ मोटे अनाज से अलग अलग भोज्य पदार्थ बनते थे, उन्हें एक तरीके से हमने फिर से देखा। यानी बहुत स्कोप है, बहुत हमारी महिलाओं में बहुत निपुण है, बहुत गुण है। और इस तरह की जो विधियाँ हैं, जो रेसिपीज़ हैं, वो जब सामने निकल कर आती हैं तो जाहिर सी बात है कि अन्य लोग भी उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर माहौल भी बनता है और महिलाएं भी या फिर क्या ग्रामीण भी प्रोत्साहित होते हैं कि कैसे मोटे अनाज को हम अलग अलग रूप में अपना सकते हैं। सर एक हमारे पास ईमेल आया है, ये हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं कि जो हम ड्रिप इरिगेशन में लाइन बिछाते हैं खेत में, वो कई बार चूहे काट जाते हैं, तो इसको कैसे बचाएं? देखिए, चूहों के ये ऐसा समस्या आता है, तो इसके लिए भारत सरकार ने 3 साल का, चूँकि ड्रिप इरिगेशन का जो कार्य होता है 7 साल के लिए हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। 7 साल के बाद फार्मर फिर से सब्सिडी उसी क्षेत्र के लिए ले सकता है। और हम जिस कंपनी से आप खरीदते हैं उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ, 3 साल तक उसका रख रखाव जो है, उसका कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो किसी मतलब जो है आपका इंश्योरेंस के थ्रू आपका वो जो कंपनी से, जिस कंपनी से आपने खरीदा है वो कंपनी आपको रिप्लेस करेगा। तो ये बाकी जो है चूहों से बचने के लिए आप चूहे के जो है पकड़ने या हम ये ट्रैप है तो जो है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेड ट्रैप्स वगैरह का, जिससे कि आपको खेत में नुकसान कम से कम देखिए, चूहे सिर्फ आपकी पाइपलाइन के लिए नहीं नुकसान है बल्कि फसल के लिए भी नुकसान करते हैं। तो उसका किस तरीके से प्रबंधन करें ये बिल्कुल आप देखें। और बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप अपना सकते हैं, जिसके बारे में भी हमारे मेहमान ने भी बताया। डॉक्टर अमरीश हमारे साथ बनी हुई थी जो कि मोटे अनाज पर जानकारी दी थी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे, बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से मोटे अनाज से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और कौन कौन से नए तरीके हैं जिन्हें हमारे किसान, उपभोक्ता सभी अपना सकते हैं पोषण सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में विस्तार से जानकारी दी, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या होगा जिस पर हम बात करेंगे, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है बेल वाली सब्जियों की खेती, कपास में कीट व रोग नियंत्रण अगला हमारा विषय, अगले अंक का हमारा विषय है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा चाहे कॉल भी कर सकते हैं। तो ईमेल पता हमारा नोट कर लें,
आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं hellokisan2015@gmail.com पर। आप सोशल मीडिया पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह हमारा ईमेल आईडी, हमारा जो हैंडल है इंस्टाग्राम हैंडल हेलो किसान हैंडल आप देख सकते हैं, फेसबुक पर और ट्विटर पर सब जगह उपलब्ध है। आप हमें वहाँ फॉलो करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। और कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें। डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, अपना नाम ज़रूर बताएं, अपने क्षेत्र का नाम बताएं और अपने सवालों को रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक जानकारी और दे दें कि अगर आप हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं देख पाए हैं, कोई जानकारी आप फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को अभी स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से और सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हेलो किसान आज के एपिसोड को भी दोबारा देख सकते हैं। और पुराना कोई भी एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध है, तो हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़ें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।